चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्बीन। आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। तो पहले मैं तुमको ये बता दूं, कार्बीन कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये एक मध्यवर्ती है। यह एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है। हम इसी की स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में कई ऐसे चैप्टर हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि फिनोल की हम बात करें, या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, या फिर हम एल्किल अमाइन की बात करें, तो इनमें कई ऐसी रिएक्शन हैं जिनमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बीन बनता है। तो हम यहाँ पर किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मध्यवर्ती की बात कर रहे हैं। मध्यवर्ती का मतलब तुम्हें याद होगा, टोटल 6 प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। पहली बात तो अभिक्रिया मध्यवर्ती होते क्या है भाई? अभिक्रिया मध्यवर्ती वे स्पीशीज होती हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए बनती है और बनने के बाद फिर किसी और स्पीशीज से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती है। तो ऐसी टोटल 6 प्रकार के मध्यवर्ती होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के मध्यवर्ती होते हैं? देखो, पहला मध्यवर्ती होता है कार्बोकैटायन। ये सबको पता होगा, इसको हम शो कर सकते हैं CH3+ से। तो ये क्या हुआ? मेथिल कार्बोकैटायन। इसी प्रकार से सेकेंड टाइप हमने पढ़ा हुआ है कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बन मुक्त मूलक। क्या चीज? CH3 डॉट का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तीसरा टाइप हमने पढ़ा था कार्ब एनाइन CH3- माइनस का मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो ये 3 प्रकार के मध्यवर्ती तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 3 प्रकार के ऐसे मध्यवर्ती हैं जिसकी अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है 4th नंबर पर कार्बीन, और कार्बीन की संरचना होती है CH2 डबल डॉट। अब ये डबल डॉट क्या है, CH2 क्या है, कैसे, ये सब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कार्बीन होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, और कार्बीन की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। और इसी कार्बीन पर आधारित एक और मध्यवर्ती होता है जिसका नाम होता है नाइट्रीन। कार्बीन में कार्बन होता है, नाइट्रीन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और होता है बेंजाइन। बेंजीन नहीं बोला है, बेंजाइन है। मतलब बेंजीन में अगर हम एक डबल बॉन्ड पर एक बॉन्ड और लगा दें, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना दें, तो ये भी याद रखिएगा, ये यौगिक नहीं है, ये अभिक्रिया मध्यवर्ती है, बेंजाइन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्बीन। लेकिन कार्बीन को समझने से पहले पहले हम कार्बोकैटायन की बात कर ले। कैसे कार्बोकैटायन की बात करें? बताइए, कार्बोकैटायन क्या होता है? तो हमें पता है CH3 को अगर आप देखें तो मैं इस CH3 को यहां पर ऐसे ना लिखकर मैं CH3 को ऐसे भी लिख सकता हूं। ये लिखा सिंगल बॉन्ड HH और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज। अब हमसे कहा जाए कि कार्बोकैटायन क्या होता है, तो बताइए कार्बोकैटायन डेफिनेशन क्या बोलेंगे? भाई, ऐसा कार्बन जिस पर धनावेश हो, ठीक है, जिसकी 3 संयोजकता हो। तो याद रखो, जब कभी भी कोई कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी कितनी वैलेंसी होगी? 3 वैलेंसी होगी, याद रखिए। तो ये ऐसा कार्बन जिस पर धनावेश हो, 3 वैलेंसी हो और इलेक्ट्रॉन न्यून हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। कैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो? भाई, कार्बन का अष्टक अगर पूरा है तो पूरे इलेक्ट्रॉन है, अष्टक से कम है तो इलेक्ट्रॉन न्यून है। इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। तीनों सिग्मा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे। तो इस कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो अब हमसे पूरा इंट्रोडक्शन बता दें कार्बोकैटायन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसके पास जिसकी 3 वैलेंसी हो, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो और आवेश क्या हो, चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसे कार्बन के पास एक खाली कक्षक भी होगा। क्यों होगा खाली कक्षक? भाई, C पॉजिटिव बना कैसे? C पॉजिटिव बना कैसे? तो देखो, C पॉजिटिव कैसे बना होगा? ये ऐसा हमने कार्बन लिया होगा जिससे 3 H होंगे और यहां पर एक लिविंग ग्रुप होगा। अब बताइए, ये लिविंग ग्रुप अलग हो, कैसे अलग हो? तो लिविंग ग्रुप का इस कार्बन से भी तो एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के किसी एक कक्षक में होगा और ये इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के किसी एक कक्षक में होगा।
अब सोचिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के पास चले जाएं तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में था वो कक्षक अब खाली हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन में कार्बन के पास एक खाली कक्षक होता है, याद रखो। इसी प्रकार से कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, ऐसा कार्बन जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो, जिसकी संयोजकता 3 हो। देखो 3 H आ रहे हैं, मतलब 3 संयोजकता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो 7। 6 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के हो गए और एक ये अयुग्मित। तो कार्बन मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। और कहा जाए कार्बनाइन क्या होता है, तो कार्बनाइन का हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ऐसा कार्बन जिस पर चार्ज नेगेटिव हो, जिसकी संयोजकता 3 हो और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो 8 हो। 8 कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 हाइड्रोजन से मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिले इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो कितने हो गए 8। तो कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 और कार्बनाइन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ये भी ट्राईवैलेंट होता है, ये भी ट्राईवैलेंट होता है, ये भी ट्राईवैलेंट होता है, मतलब त्रिसंयोजी। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी आधार पर हम कार्बन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए, कार्बन ये होता है, इस कार्बन के पास एक कक्षक खाली भी होता है, ठीक है। तो बताइए कार्बन के पास कितने H, 2 H, मतलब संयोजकता कितनी 2। एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और एक खाली कक्षक होता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 6 होती है। तो हमसे कहा गया कार्बन की डेफिनेशन क्या है, तो ये कार्बन की डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन। बाईवैलेंट का मतलब द्विसंयोजी हो, एंड न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब उदासीन जो कार्बन परमाणु होता है वही कार्बन कहलाता है, याद रखिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन न्यून कोमा द्विसंयोजी कोमा उदासीन कार्बन परमाणु ही कार्बन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर देखो संयोजकता कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अगर हम देखें तो कार्बन की ये जो संरचना CH2 लिखी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2, एक ये डॉट। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 और 2 4 और 2 6। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसमें 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, चलो इसको हटा देते हैं। अब यहां पर देखिएगा कार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बन जिसकी संरचना होती है CH2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही कक्षक में होता है और दूसरा कक्षक उसका खाली रहता है। जबकि ट्रिपलेट कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कक्षक में, ये फर्क होता है। तो कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला सिंगलेट कार्बन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही कक्षक में विद्यमान होता है जबकि दूसरा कक्षक पूर्णतः खाली होता है। ट्रिपलेट कार्बन में दोनों कक्षक आधे आधे भरे होते हैं, अर्धपूरित होते हैं, ठीक है। अब देखिए संरचना की बात करें तो ये कार्बन है, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 वैलेंसी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों वैलेंसी से जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही जुड़ा हो, H के अलावा CH3 भी हो सकता है, यहां पर भी CH3 हो सकता है, या फिर यहां Cl आ जाए, यहां पर भी Cl आ जाए, या फिर यहां फ्लोरीन आ जाए, यहां फ्लोरीन आ जाए, या फिर यहां फ्लोरीन आ जाए, यहां क्लोरीन आ जाए। कहने का मतलब द्विसंयोजी है, परमाणु इनसे कुछ भी समूह जुड़े हो सकते हैं। तो ये सिंगलेट कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी दोनों संयोजकता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही कक्षक में विद्यमान हो और दूसरा कक्षक खाली हो। जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी 6, इसमें भी 6 होती है, वो तो बराबर होता है। संकरण की बात करें तो सिंगलेट कार्बन में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। कैसे, 1 2 और लोन पेयर भी भाग लेगा संकरण में, 3 का मतलब संकरण sp2 हुआ।
यहाँ पर ये दोनों अर्धपूरित है, अर्धपूरित कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं, तो एक और एक दो, टोटल दो आया, दो का मतलब संकरण क्या होगा, sp होगा। उसके अलावा अब बात करें हम इसकी नेचर की, तो ये होता है इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो ये डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। डाई मैग्नेटिक का मतलब प्रति चुंबकीय, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, अनुचुंबकीय। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन की। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। अभी जब हम इसके निर्माण की बात करेंगे, कार्बीन के निर्माण की बात करेंगे, तब हमारे लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि कार्बीन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी, अब हम यहाँ पर बात कर लें स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये पहला कार्बीन, ये वाला, ये सिंपल कार्बीन है, बिल्कुल सिंपल तरीके का कार्बीन। दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है। अलग अलग लिखा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, अलग अलग कक्षक में है। तो ये सिंगलेट कार्बीन, ये ट्रिपलेट कार्बीन। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर तुम्हें याद है हुंस का रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सिंगलेट के मुकाबले ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर H को हटाकर हम ClCl लगा दें तो इसको बोलेंगे हम डाइक्लोरोकार्बीन। ये भी डाइक्लोरोकार्बीन। लेकिन यहां पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, तो ये सिंगलेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DCC। DCC का मतलब डाइक्लोरोकार्बीन, सिंगलेट वाला। और ये ट्रिपलेट वाला, ये इस कक्षक में और ये इस कक्षक में, ये भी DCC है, लेकिन ये सिंगलेट नेचर का है और ये ट्रिपलेट नेचर का है। अब हमसे कहा जाए डाइक्लोरोकार्बीन में कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो याद रखिएगा अगर डाइक्लोरोकार्बीन है तो इसका सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल सिंगलेट? क्योंकि सिंगलेट में क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म एक कक्षक में है और दूसरा कक्षक पूरी तरह से खाली है। और क्लोरीन के पास में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, इस कक्षक के साथ बैक बॉन्डिंग शो करेंगे। जबकि यहां पर अगर ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट में ये लोन पेयर जो कि अर्धपूरित है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो याद रखिएगा सिंपल अगर कार्बीन है, सिंपल वाला, तो सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रिपलेट कम होगा। लेकिन डाइक्लोरोकार्बीन है तो सिंगलेट ज्यादा स्टेबल, ट्रिपलेट कम। अब ये दे रखा डाइफ्लोरोकार्बीन और दे रखा डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये बताना है, अब ये अलग अलग कार्बीन होंगे, ये डाइफ्लोरोकार्बीन, ये डाइक्लोरोकार्बीन, शॉर्ट नेम DFC, ये वाला DCC, क्या नाम हो गया, डाइफ्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये भी सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है। अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? तो यहां पर याद रखना डाइफ्लोरोकार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है। कैसे बैक बॉन्डिंग? क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसके पास खाली कक्षक है, कार्बन में भी इसके पास खाली कक्षक और इसके पास लोन पेयर। तो बताइए फ्लोरीन का लोन पेयर किस कक्षक में होता है? तो फ्लोरीन का लोन पेयर 2p कक्षक में होता है और कार्बन का कौन सा कक्षक खाली है? 2p ही खाली है। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसके अतिव्यापन से बनेगा? वो बनेगा 2p अतिव्यापन से। लेकिन यहां पर हम देखें तो इसका 2p कक्षक खाली है, कार्बन का तो 2p खाली होता है। क्लोरीन का लोन पेयर किस कक्षक में? 3p में। तो बनने वाला पाई बॉन्ड किस नेचर का बनेगा? इसमें बनेगा 2p 3p नेचर का पाई बॉन्ड बनेगा और इसमें 2p का बनेगा। तो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अधिक प्रभावी कौन सा अतिव्यापन होता है? 2p वाला। इसलिए हम कहते हैं कि डाइक्लोरोकार्बीन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो, तो ये हुआ कार्बीन का इंट्रोडक्शन, ये हुआ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, कि कार्बीन का निर्माण आखिर होता कैसे है। तो देखो, अगर मुझसे कहा जाए कि किसी कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है, पहले हम कार्बोकेटाइन की बात करें, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, इसको तो मैं भी हटा देता हूं। मान लीजिए
कोई एक न्यूट्रल कार्बन है, उससे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, तो क्या होगा? CH, कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं? 3। पहले 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया, तो कितने बॉन्ड रह गए? 3 बॉन्ड रह गए। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, अब वो किसके पास चला गया? लिविंग ग्रुप के पास चला गया। तो कार्बन का एक कक्षक खाली हो गया और इस पे चार्ज प्लस आया। प्लस क्यों आया? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के पास चला गया, तो कार्बन को तो नुकसान हुआ तो चार्ज प्लस। तो कार्बोकैटायन से जब कोई लिविंग ग्रुप लीव होता है तो उसके पास एक कक्षक खाली हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि ऐसा कोई कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप अलग हो, लेकिन किस प्रकार से? इलेक्ट्रॉन छोड़कर अलग हो। यहां तो लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, यहां लिविंग ग्रुप छोड़कर जाए, तो क्या होगा? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाए? कार्बन के पास आ जाए। तो बताइए अब इसकी संरचना कैसी होगी? ऐसी होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आए? कार्बन के कक्षक में उपस्थित होंगे। और चूंकि इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, क्यों फायदा हुआ? बिकॉज लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया है, तो सी पे चार्ज क्या होगा? माइनस। यहां नुकसान हुआ था तो प्लस आया, यहां पर फायदा हुआ तो माइनस आया। तो इस प्रकार से कैटायन और एनायन का निर्माण होता है। अब देखो कार्बीन का निर्माण कैसे हो, समझना। ऐसा कोई कार्बन जिस पर पहले से ही चार्ज माइनस हो, ठीक है, माइनस है मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और यहां से कोई लिविंग ग्रुप अलग हो जाए। अब लिविंग ग्रुप दो तरीके से अलग हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलग हो, या इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर अलग हो। तो याद रखिए कार्बीन का निर्माण कैसे होता है? जब ये लिविंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? कार्बन है, इसके पास लोन पेयर तो हो ही सही। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका था? लिविंग ग्रुप का। ये इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। अब लिविंग ग्रुप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया, तो कार्बन को तो इस कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, क्योंकि इस पे चार्ज पहले से ही नेगेटिव था। अब नेगेटिव वाले कार्बन को अगर एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाए, देखो इसके पास नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है? -1 है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के पास चला गया, तो अब ये कार्बन क्या हो जाएगा? ये कार्बन अब उदासीन हो जाएगा और यहां पर एक खाली कक्षक रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये किसी ना किसी कक्षक में तो रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया लिविंग ग्रुप के पास, तो इसका कक्षक हो गया खाली। तो हुआ क्या? एक कक्षक खाली और एक कक्षक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो भाई यही तो कार्बीन होता है। और ये कौन सा कार्बीन? ये सिंगलेट कार्बीन। अब होता क्या है, अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले सिंगलेट कार्बीन ही बनता है। लेकिन अच्छा बताइए, कार्बीन में जो कार्बन है वो कैसे कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा या नाभिक स्नेही होगा? ये भी बात कर ले। तो देखो ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर है, एक कक्षक खाली है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए किसी अभिक्रिया में पहले कार्बीन बना, कौन सा कार्बीन बना? सिंगलेट बना। अब आगे की अभिक्रिया होने में अगर कुछ वक्त लगे तो सिंगलेट कार्बीन ही ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला सिंगलेट की तुलना में ट्रिपलेट का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो होगा क्या? इसका एक इलेक्ट्रॉन जम करके इस वाले कक्षक में आ जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले कौन बनता है? सिंगलेट कार्बीन बनता है, फिर वही ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर याद रखिएगा, ये सिंगलेट कार्बीन बना और ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बीन का जनरेशन कैसे होगा? याद रखिएगा, कार्बन पे चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और उससे लिविंग ग्रुप अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अलग हो जाए, तो कार्बीन का निर्माण होता है। अच्छा जी, एक और तरीका देखो, एक ऐसा कार्बन जो न्यूट्रल हो, उस न्यूट्रल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो और ये हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का हो, मतलब ये ऐसा H हो जिसपे चार्ज del+ आता हो।
और उससे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो होगा क्या? ऐसे केसेस में हमें क्षार लेना पड़ेगा। क्षार क्या करेगा? बेस सबसे पहले यहां से इसका H+ खींच लेगा। H+ खींच लेगा तो कन्वर्ट किस में होगा? H2O के रूप में ये अलग हो गया। तो बताइए क्या बनेगा? ये दो बॉन्ड जैसे हैं वैसे H+ अलग हुआ तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? कार्बन के पास। C पे चार्ज क्या आया? माइनस। और इस पे जुड़ा कौन है? लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या करें? अब यहां पर हम टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये लिविंग ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाए तो बना कौन? C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, एंड लोन पेयर, और ये इधर टूट के चला गया इलेक्ट्रॉन तो अब ये कार्बन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल कार्बन हो जाएगा। आई बात समझ? देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म आ जाए CHCl3, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर OH- से कराएं, किसी क्षार के साथ कराएं हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होता है? कार्बीन बनता है। कैसे बनेगा? देखो OH- क्या करेगा? सबसे पहले इस H+ को खींच लेगा। कौन अलग हुआ? H2O अलग हुआ। तो चूंकि H+ निकला तो C से Cl एक लोन पेयर आया और चार्ज माइनस आया, तो H+ निकलने से ये बना ट्राइक्लोरोकार्बन। चूंकि हम टेम्परेचर दे रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, क्या होगा? यहां से एक क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और चूंकि क्लोरीन की विद्युत कार्बन से ज्यादा होती है तो क्या ये क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलग हो जाएगा। तो बनेगा कौन? डॉट C, 2 Cl तो बचे रहेंगे, एक Cl- निकल गया और एक कक्षक इसका खाली हो गया। तो ये एक कार्बीन हमें मिला। क्या मिला? डाइक्लोरोकार्बीन। तो याद क्या रखना है? अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसी क्षार से कराएं हाई टेम्परेचर पर तो मध्यवर्ती के रूप में डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसमें ये मध्यवर्ती बनाएंगे, देखेंगे हम। अगर हमें ये दे रखा CHBr3, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म में भी क्या होगा? अब तुम्हें डायरेक्टली आना चाहिए। यहां से OH- H+ को खींच लेगा, C पर माइनस आएगा, फिर यहां से Br- अलग हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? CBr2 और एक लोन पेयर। क्या मिला? इसमें मिला था डाइक्लोरोकार्बीन, यहां मिला डाइब्रोमोकार्बीन। इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। और भी देखिए, और भी इसके एग्जाम्पल है कार्बीन बनाने के। देखिए नेक्स्ट नंबर 3, जैसे दे रखा है CHClClBr, वही OH- और हीटिंग साइन दे रखा हो। इसी प्रकार से दे रखा हो CHFClBr, यहां लिखा है OH- हीटिंग साइन। अब हमको बताना है कि इसमें कौन सा कार्बन बनेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा? ये OH- यहां से H+ को खींच लेगा तो मिलेगा क्या? C-ClClCl। हीट करेंगे तो यहां से Cl निकलेगा। तीनों ही, सॉरी, यहां पर एक Br भी है। अब सोचिए अगर हीट करेंगे तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्लोरीन या ब्रोमीन? तो हमको पता है क्लोरीन के मुकाबले ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वही पहले निकलेगा। तो यहां से Br- लीव करेगा और मिलेगा कौन? डाइक्लोरोकार्बीन। इसी प्रकार से यहां पर आओ, यहां पर देखो, सबसे पहले OH- ने क्या करा? H+ को खींचा तो C- मिला, उससे अटैच्ड फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो अब लिविंग ग्रुप फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन? ब्रोमीन। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसी को बाहर निकाल देंगे, से बनेगा FCl एंड डबल डॉट क्या बना? फ्लोरोक्लोरोकार्बीन इसमें हमें मिलेगा। इसी प्रकार से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं यहां पर 5th नंबर का, इसको देखिएगा। CH2N2 को अगर हम सिंपली हीट करें, बस खाली हीट करें, तो इसमें हमें बिल्कुल सिंपल कार्बन मिलता है और N2 यहां से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में लीव कर जाता है। अब ये याद रखो कि ये कैसे बना। चलो इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। इसका नाम होता है डाई एजोमीथेन।
N2 क्या होता है? डाई एजो ग्रुप होता है। CH2 में एक कार्बन, तो नाम क्या हो गया? डाई एजो मीथेन। इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, CH2N डबल बॉन्ड N। इस N पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इस N पे चार्ज नेगेटिव होता है, तभी नेट चार्ज क्या होगा? 0 होता है। अब ये जो स्पीशीज होती है, ये स्पीशीज में अनुनाद होता है। कैसे अनुनाद होता है? ये जो इस N का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो लोन पेयर चेंज होगा, पाई में पाई बॉन्ड जाएगा C के पास। तो इसकी अगर हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमें मिलेगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा न्यूट्रल और ये हो जाएगा प्लस। ये स्पीशीज हमें मिला। अब हम चाहें तो इस स्पीशीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 माइनस एंड N2 प्लस, ऐसे भी हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें? जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में कौन लीव पड़ जाएगा? N2 लीव पड़ जाएगा। और जब ये N2 लीव होगा तो कैसे लीव करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर अलग होगा। तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन N के पास चले जाएंगे तो उसका कक्षक खाली हो जाएगा। कक्षक खाली होगा तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा सिंगलेट कार्बीन। याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल ये, अब ये डायरेक्टली तुमको आना चाहिए, CH3CO CHN2 को अगर, अब देखिए इस वाले केस में हमें सिर्फ हीट करने से ही कार्बीन मिल जाता है। यहां पर हमें इनकी जैसे किसी बेस की या किसी क्षार की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इस C पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो बस हीट करने से ही हमें कार्बन मिल जाता है। अब इसी प्रकार से देखो, ये मैंने लिखा अल्फा कीटो, ये अल्फा डाई एजो कीटो है ये। तो इस केस में जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? CH3CO एंड CH डबल डॉट, ये मिला अल्फा कीटो कार्बीन। याद रखो इसको। यहां से क्या है? CHN2 को मैं लिख क्या सकता हूं? CH माइनस और N2 प्लस, और जब हीट करेंगे तो N2 तो निकल जाएगा और CH पे क्या बन जाएगा? कार्बीन। याद रखो इस तरह से। ठीक है, एक और इसका केस आता है ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन। इसका नाम होता है कीटीन। इसमें भी क्या होगा? O के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। कॉन्जुगेशन में होंगे तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? लोन पेयर पाई में चेंज होगा, पाई बॉन्ड C पर आएगा, तो क्या संरचना बनेगी इसकी? CH2 लोन पेयर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, O पे चार्ज प्लस आया। अब देखो C नेगेटिव से एक लिविंग ग्रुप जुड़ा है, कौन? CO, एक लिविंग ग्रुप होता है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये CO यहां से लीव करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? कार्बीन। प्लस अलग कौन हो गया? CO, इस पे प्लस और इस पर माइनस। चाहे तो प्लस माइनस को हटाकर हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा इस केस में भी कार्बीन का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ कुल मिलाकर कार्बीन के निर्माण। तो हमने क्या क्या पढ़ा कार्बीन में? सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बीन के डेफिनेशन होती क्या है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ज्यादा स्टेबल कौन होता है ये हमने बात करी। फिर हमने बात करी कार्बीन के निर्माण की, और इसके निर्माण में मैं तुमको फिर से कह रहा हूं कि ये वाला जो निर्माण है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें यही काम आएगा। तो किसी भी अभिक्रिया में कहीं पर भी अगर क्लोरोफॉर्म दे रखा है और OH माइनस मतलब बेस दे रखा है, मीडियम बेसिक हो, टेम्परेचर हाई हो, तो डाई क्लोरोकार्बीन बनेगा ही बनेगा। और एक चीज मैं तुमको और कह चुका हूं कि डाई क्लोरोकार्बीन हो या कार्बीन हो, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और किसी अभिक्रिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही तभी बनता है जब उस अभिक्रिया में उससे रिएक्शन करने वाला कोई नाभिक स्नेही उपस्थित हो। तो याद रखिएगा कार्बन उसी अभिक्रिया में बनता है जिसमें इस पर अटैक करने के लिए कोई नाभिक स्नेही वहां पर उपस्थित हो। ठीक है, तो चलिए ये कार्बन के निर्माण की बात हुई। अब हम बात करेंगे उन अभिक्रियाओं की जिसमें कार्बन मध्यवर्ती के रूप में
बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा चलिए बच्चों, अब इसमें देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ कार्बन ऑन एल्कीन एंड अल्काइन। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे यौगिकों की अभिक्रिया अगर कार्बीन से करें तो क्या होगा। देखिए क्या बनेगा इसके अंदर। ये हमने एक एल्कीन ले रखा है, सिंपल सा एग्जांपल है इथीन। इथीन की अभिक्रिया अगर CH2N2 से करें, CH2N2 का नाम होता है डाइजोमीथेन, बताया था मैंने। और यहां पर एक कंडीशन भी हम ले सकते हैं कि अगर ये अभिक्रिया लिक्विड फेज में कराएं, मतलब द्रव अवस्था में कराएं, तो अल्टीमेटली इसमें यौगिक बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड होता है साइक्लोप्रोपेन। याद रखो, कहने का मतलब जो ये कार्बन होता है, अच्छा यहां से N2 अलग हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये CH2 है, ये CH2 इन दोनों कार्बन से बॉन्ड बना लेता है और एक 3 मेंबर्ड का रिंग बनता है। याद रखो, ऑलवेज 3 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। कैसे हुआ, अब देखो इसका मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद है CH2N2 को अगर हम हीट करें तो तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा भी था कि CH2N2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने इसको ऐसे लिखा। अब अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा, याद होगा तुम्हें, CH2 माइनस से N2 निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा और एक कक्षक इसके पास खाली हो जाएगा। मतलब हमें मिलेगा कार्बीन और यहां से अलग हो जाएगा N2। अब देखो कार्बीन क्या है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैंने तुमसे कहा था कार्बन तभी बनेगा जब इस पर अटैक करने के लिए कोई नाभिक स्नेही अवेलेबल हो। तो नाभिक स्नेही यहाँ पर कौन होता है, ये वाला एल्कीन, हमें पता है एल्कीन नाभिक स्नेही होते हैं। तो अब ये जो एल्कीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर कार्बीन का अटैक करा है। इस कार्बीन को मैं यहां लिखूं, देखो ये मैंने लिखा कार्बीन पर एक खाली कक्षक और एक कक्षक में कौन उपस्थित, इलेक्ट्रॉन युग्म। बताइए क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड किसी एक तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो ये माइनस वाला कार्बन इसके खाली कक्षक से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, खाली कक्षक से बॉन्ड बनाया तो इससे जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे इस पे चार्ज माइनस आएगा तो फिर इसका लोन पेयर इसके खाली कक्षक से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। मतलब ये बॉन्ड टूटा, उसी वक्त इसके और इसके बीच में ये बॉन्ड बना और जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे ये लोन पेयर भी इसको इलेक्ट्रॉन देकर इससे बॉन्ड बना लेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उत्पाद बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 जो भी बनता है साइक्लोप्रोपेन। तो ये तो इसका मैकेनिज्म हुआ। सिंपल सा ट्रिक क्या याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़कर CH2 को इन दोनों कार्बन के बीच में जोड़ दो, हमेशा 3 मेंबर रिंग बनेगा। जैसे मैं ये एग्जांपल ले सकता हूं, ये मैंने यहां पर लिखा सिस ट्यूब्यूटिन की अभिक्रिया CH2N2 से करें। टेम्परेचर अगर हम दे दें तो क्या होगा, सिस ट्यूब्यूटिन है तो बस इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहने दो और यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग बना दो। तो यौगिक बनेगा सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से अब देखो, ऐसा तुम्हें कोई यौगिक दे रखा हो, साइक्लोहेक्सीन दे रखा है कि अभिक्रिया CH2N2 से हाई टेम्परेचर पर करें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, 3 मेंबर रिंग बना दो। अब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लिक यौगिक बनेगा। अच्छा जी, इसी प्रकार से अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो
तो CH2N2 को हीट करेंगे हम, इसके हम यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट ले रहे, CH2N2 के 2 मॉलिक्यूल ले, तो क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करा तो 3 मेंबर का रिंग ऊपर बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो 3 मेंबर का रिंग नीचे भी बन जाएगा। तो अल्काइन के केस में इस प्रकार का हमें उत्पाद प्राप्त होता है। एक और देखिए, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डबल यहां पर दे रखा है CH2N2 हीट, और लिखा हुआ है 2 इक्विवेलेंट, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसका 1 मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, एक 3 मेंबर रिंग यहां बनेगा, एक 3 मेंबर रिंग यहां बनेगा। तो कुल मिलाकर इसमें अब जो उत्पाद बनेगा, तो 3 मेंबर की रिंग यहां बनेगी और एक 3 मेंबर की रिंग यहां बन जाएगी। तो ये हुई कि अल्कीन और अल्काइन की विक्रिया अगर CH2N2 से करें तो इस प्रकार के इसमें उत्पाद बनते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन। अब देखो, इंटरमीडिएट कार्बीन है, हम यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अब किस चैप्टर की होगी, तो ये अभिक्रिया होगी अल्कीन एंड अल्काइन की। तुम्हें याद होगा हमने शुरू में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन जो चैप्टर थे उसमें आप इस रिएक्शन को ऐड कर लेना, वहां पर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब इसी के अलावा नेक्स्ट एक और रिएक्शन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कार्बीन, और कार्बीन के बाद आएगा नाइट्रीन, इस कार्बीन नाइट्रीन की 3-4 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और फिर से आगामी जो अब एग्जाम वगैरह होने वाले होंगे उनमें भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो रेमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी फिनॉल की अभिक्रिया, ये मॉलिक्यूल हमने लिखा फिनॉल की अभिक्रिया, अगर हम किसी क्लोरोफॉर्म से करें किसी क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसका हम अम्लीयकरण करें, मतलब एसिडिफिकेशन कर दें, तो कुल मिलाकर इसमें यौगिक बनता है OHCHO। एक तो ये यौगिक बनता है, और एक इसी का पैरा आइसोमर भी बनता है, यहां पर CHO आ जाता है। ठीक है, और तुम्हें इसका कॉमन नेम याद भी होगा, फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये इसका पैरा आइसोमर है। ठीक है, ये ऑर्थो आइसोमर, ये पैरा आइसोमर, और इन दोनों में ये वाला जो यौगिक होता है ये मेजर होता है। अब ये मेजर क्यों होता है और ये बनते कैसे हैं, तो चलो थोड़ा इसके मैकेनिज्म की हम बात कर ले। यहां पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए, जब हम कार्बीन की बात कर रहे थे तो ये हमने लिखा मैकेनिज्म। तुमसे मैंने कहा था कि जब कहीं पर भी किसी भी अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस दे रखा हो और टेम्परेचर दे रखा हो, तो तुमसे मैंने कहा था कि उस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की अभिक्रिया से डाइक्लोरोकार्बन बना। अब और देखो, यहां पर हमें जो यौगिक दे रखा है फिनॉल, इस रिएक्शन को करवा रहे हैं NaOH की उपस्थिति में। NaOH क्या है, क्षार है, तो क्षार अगर है तो ये जो फिनॉल होगा ये OH- से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा O-, ये बना फिनोक्साइड आयन में। और हमें पता है कि फिनोक्साइड आयन आयोनाद शो करता है, तो ये रेजोनेंस भी शो करेगा। कैसे रेजोनेंस शो करेगा, देखो अब तुम्हें इसका रेजोनेंस बनाना आना चाहिए। O के पास नेगेटिव है, मतलब O के पास 3 लोन पेयर है, 3 में से 1 लोन पेयर पाई में चेंज होगा, और ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड O, इस पर आया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये 2 डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट RS की बात करें तो ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, और ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर आएगा एज ए लोन पेयर। चलो ठीक है, तो ये भी हमने बना लिया।
इस पर आया लोन पेयर एंड नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। चलो और आगे चले। अब ये लोन पेयर यहाँ पर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड वापस ऑर्थो पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बनेगा ऑर्थो पर नेगेटिव होगा, ये डबल और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। और फाइनली क्या होगा, ये लोन पेयर वापस से पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड वापस ओ पर नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो ओ नेगेटिव का मतलब यही वाला नेगेटिव वापस से वहां पर बन जाएगा। अब देखो, फिनोल ने इससे बी क्रिया करी, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ, ओ पर माइनस है और सी पर माइनस है। तो बताइए ओ माइनस ज्यादा स्टेबल होता है या सी माइनस ज्यादा स्टेबल होता है? तो ये हमको पता है कि कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इस पर माइनस चार्ज अधिक स्थायी होगा। तो अगर ये O माइनस अधिक स्थायी है तो इसकी नाभिक स्नेहिकता कम होगी। इसकी तुलना में ये वाला जो नाभिक स्नेही है ये प्रबल नाभिक स्नेही होगा, ठीक है ना, C माइनस वाला। अब देखो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो नाभिक स्नेही है इस पर ये जो चार्ज नेगेटिव है, अब ये नाभिक स्नेही के रूप में किस पर अटैक करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन पर। ये लोन पेयर है, ये इसके पास एक खाली कक्षक है। बताइए क्या होगा, तो ये जो लोन पेयर होगा ये इसके खाली कक्षक में अटैक करके इससे बॉन्ड बना लेगा। चलो ठीक है, मान लिया इससे इसका बॉन्ड बना तो ये बना Cl। एक चीज और याद रखिएगा, जब कार्बीन पर किसी नाभिक स्नेही का अटैक होगा तो कार्बीन में कार्बन कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा तो अब इस पे चार्ज, अब ये लोन पेयर तो वही सी, अब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब ठीक से समझना, इस वाले C के पास जिस पर कार्बीन का अटैक हुआ इसके पास एक H भी तो है, ठीक है। ये हमें यहाँ एक कार्बोनाइन मिला। किस प्रकार का कार्बोनाइन है, ये कार्बोनाइन ऐसा है जिसमें ये रिंग अभी नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कैसे, देखो ये वाला कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। तो किसी रिंग में किसी कार्बन का संकरण अगर sp3 हो जाए तो वो स्पीशीज, वो रिंग कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। तो अब इस रिंग की कोशिश क्या होगी, कैसे भी करके एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा, देखो ये जो C माइनस कार्बन है ये माइनस इससे इसके H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, मतलब H प्लस यहां से अलग होकर इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस कार्बन के पास आएंगे नेगेटिव चार्ज के रूप में। फिर वो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा। या यूं कहें कि ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, O के पास चला जाएगा। तो ठीक से अगर हम देखें तो ये जो रिंग थी ये वापस किस में कन्वर्ट होगी, एरोमेटिक में कन्वर्ट होगी, और ये HC पर आ गया, CHCl। तो कहने को तो ये इसका उत्पाद हुआ, लेकिन ये इसका फाइनल उत्पाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अब इस कार्बन पर 2 Cl है और किसकी उपस्थिति में अभी क्या हो रही है, NaOH की उपस्थिति में। तो जब तक NaOH है ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इस C पर अटैक करके इसको भी हटा देगा, इस Cl को भी हटा देगा। तो जरा देखो यहां पे O पर आया माइनस, देन CH OH ये वाला यौगिक बना, और हमें पता है एक ही कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, एक अणु जल का निकाल कर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस एंड CH डबल बॉन्ड O में। तो ये इसका फाइनल उत्पाद हुआ। लेकिन चूंकि ये विक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो ये तो लवण के रूप में रहेगा, लेकिन लास्ट में फाइनली अगर हम इसका अम्लीकरण कर दें तो अब ये कन्वर्ट इसमें हो जाएगा OH और CH डबल बॉन्ड O में। तो ये वाला उत्पाद कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो इसमें यहां पर देखिए इस कार्बीन ने, डाइक्लोरोकार्बीन ने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करा। तो ऑर्थो पे करने से क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया, CHO। लेकिन यहां पर देखो इसकी अनुनादीय संरचनाओं में ऑर्थो पर नेगेटिव आ रहा है तो पैरा पर भी तो नेगेटिव आ रहा है। तो जितनी नाभिक स्नेहिता इस कार्बन की होगी उतनी ही नाभिक स्नेहिता इसकी भी होगी। तो डाइक्लोरोकार्बीन इस कार्बन पर भी अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो
तो पैरा आइसोमर भी बनेगा। आई बात समझ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थो भी बना पैरा भी बना, तो क्वेश्चन ये आता है कि पैरा मेजर क्यों। तो देखो पैरा कंपाउंड के मेजर होने के दो रीजन है। क्या रीजन है? ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो, दो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन कितनी है? एक। तो पैरा तो एक ही है, ऑर्थो पोजीशन दो है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि यहां पर इसके और इसके बीच में क्या है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, तो उसकी तुलना में ये अधिक स्थायी है, इसलिए ये मेजर बनेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ऑर्थो भी बन रहा है पैरा भी बन रहा है। ऑर्थो वाला मेजर क्यों है? मेजर होने के दो रीजन है, क्योंकि पैरा के मुकाबले दो ऑर्थो स्थितियां कितनी होती हैं? दो ऑर्थो होती है और एक पैरा होता है। दूसरा ये वाला यौगिक कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए मेजर ये ज्यादा होता है। अब देखो ये तो चलो हो गया। क्वेश्चन इसमें कैसा हो सकता है समझना। अगर सिर्फ फिनोल दे रखा है तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो ये भी तुम्हें दे दिया जा सकता है। फिनोल दे रखा है, OH दे रखा है, P अभिक्रिया CHCl3 से कहे OH माइनस की उपस्थिति में, एंड इसके किसी एक ऑर्थो पर हम CH3 लगा दें। अब हमसे पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो देखो दोनों ऑर्थो में से एक ऑर्थो पर CH3 आ गया, तो अब कार्बीन का टेक या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर, दोनों में से हो सकता है। तो अब पोजीशन क्या है? ऑर्थो एक ही है, पैरा भी एक है, और अब कहेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पर हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा ज्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट अब पैरा वाला होगा, ये याद रखिएगा। तो यहां पर ये लिखा OH, ये CH3 तो है ही सही, एक हमने बना दिया ऑर्थो और एक हमने इसी का पैरा आइसोमर भी बनाया, ये लिखा CH3 एंड CHO, ये ऑर्थो ये पैरा आइसोमर। अब मेजर कौन सा होगा इसमें? अब मेजर पैरा वाला होगा, याद रखिएगा। तो अगर ऑर्थो में से अगर एक पोजीशन ब्लॉक है, किसी से घिरी हुई है, तो फिर पैरा वाला मेजर होता है। और सोचो अगर ये CH3 पैरा पर होता, तो अगर पैरा पर होता तो फिर तो ऑर्थो वाला ही बनता, वही मेजर होता। ये देखो जैसे ये फिनॉल तुमको दे रखा है OH, यहां पर CH3 दे रखा है और लिखा हुआ है CHCl3 एंड OH माइनस। मैं पहले फिर कह चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं, जिस किसी अभिक्रिया में कहीं पर क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो वहां पर बनने वाली मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन होगी, याद रखिएगा। अब इस केस में पैरा तो CH3 से ब्लॉक हो चुका है, इससे बढ़ चुका है, तो आने वाला एल्डिहाइड समूह सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगा? ऑर्थो पर ही आएगा बस। तो इस केस में बनने वाला उत्पाद सिर्फ और सिर्फ यही होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो फिर तो ये हुई यहां पर राइमर-टिमान रिएक्शन। अब हमसे कभी कहा जाए कि राइमर-टिमान रिएक्शन होती क्या है, तो याद रखिएगा फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, तो बनने वाला मुख्य उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड होता है और इसे राइमर-टिमान रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर अब इसके बाद यहां पर एक रिएक्शन और है, वो भी मैं बताना चाहूंगा, उसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन? अगर फिनॉल की अभिक्रिया हमने यहाँ पर CHCl3 से लिखा है, अगर सपोज इसकी जगह हमें CCl4 दे दिया जाए। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो याद रखिएगा इस केस में मुख्य उत्पाद के रूप में अब बनता है यौगिक COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर CHCl3 दे रखा है तो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह आएगा, और अगर CCl4 दे रखा है तो COOH समूह आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर राइमर-टिमान रिएक्शन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें एबनॉर्मल राइमर-टिमान रिएक्शन की। चलिए अब नेक्स्ट इसमें रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है एबनॉर्मल राइमर-टिमान रिएक्शन। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, एबनॉर्मल राइमर-टिमान रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है देखिए,
ये जो यौगिक है इसका नाम होता है IUPAC नियम की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 एंड 4 इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन। तो इस यौगिक की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, वही टेम्परेचर दिया जाता है, तो यौगिक बनता है 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड, नाम होता है क्लोरोबेंजीन। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग इस अभिक्रिया में 6 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को कहते हैं एब्नॉर्मल रिमर-डिमान रिएक्शन। कैसे होगी, मैकेनिज्म देखिए इसका। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो तुमसे मैंने कही रखा है कि जहां पर भी क्लोरोफॉर्म आ जाए और बेस आ जाए एंड टेम्परेचर आ जाए तो यौगिक बनेगा, एक स्पीशीज बनेगी डाइक्लोरोकार्बीन, एक मध्यवर्ती बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है। अच्छा, इसको खुद को देखिए, यहां पर ये जो यौगिक होता है इसमें इसके पास ये जो H होता है, ये वाला H एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है। अम्लीय हाइड्रोजन क्यों होता है, एसिडिक होता है, क्यों? देखो, ये OH माइनस बेस है, इसका ये H+ निकाल कर H2O में के H2O के रूप में अलग हो जाता है और ये जो 5 मेंबर रिंग होती है ये यहां पर लोन पेयर और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब H+ निकलेगा तो ये बनेगा और ठीक से देखो, ये जो स्पीशीज बनी है ये एक एरोमेटिक स्पीशीज है, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक स्पीशीज है। तो एक नॉन एरोमेटिक से हम क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक। तो कहने का मतलब ये वाला H अम्लीय H होगा जो इस क्षार के द्वारा अलग होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखिए, अब ये जो बना है अब इस पर अटैक कौन करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। ये नाभिक इसने ही है और ये इलेक्ट्रॉन इसने ही है, इसके पास एक खाली कक्षक है। तो बताइए इस केस में अब क्या होगा, तो यहां पर देखो ये जो कार्बीन है इस डबल बॉन्ड पर इसका एडिशन होगा। किस प्रकार से एडिशन होगा, देखो यहां पर ये C बनेगा, ये कार्बन, देन Cl और Cl, ये लोन पेयर और चार्ज नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस डाइक्लोरोकार्बन का एडिशन यहाँ क्यों हुआ, इस पर तो अटैक माइनस का होना चाहिए था। तो तुम्हें याद होना चाहिए ये एरोमेटिक स्पीशीज है, ये तो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो इसका आरएस क्या बनेगा, जरा बताइए कैसे आरएस बनाएंगे। ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड ये बन जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। फिर ये और आगे रेजोनेंस शो करेगा। तो जो डबल बॉन्ड था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में, और जो लोन पेयर था वो कन्वर्ट किस में हो गया, डबल बॉन्ड में। तो इस कार्बीन का अटैक यहां कराओ चाहे यहां कराओ, बात एक ही है, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद का स्टेप, अब समझने वाला स्टेप है। इसके बाद का क्या होगा, इसको तो मैं हटा देता हूं। इस केस में देखो यहां पर ये एक बॉन्ड है जो दोनों में कॉमन है, मतलब ये एक बाइसाइक्लो स्पीशीज है। इधर वाली रिंग 5 मेंबर, उधर वाली रिंग 3 मेंबर, और हमको याद है 5 मेंबर की तुलना में 3 मेंबर रिंग के जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो वीक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ये पाई में बनेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट कर किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर पाई में। और जैसे ही ये पाई में कन्वर्ट होगा यहां से एक Cl अलग हो जाएगा। तो ठीक से अगर आप देखें तो इस केस में ये तो टूटा, ये बना डबल बॉन्ड, ये यहां पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक Cl। देन ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये भी पाई में कन्वर्ट होगा, प्लस यहां से एक Cl माइनस लीव कर जाएगा। और अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये एक 6 मेंबर का बेंजिंग रिंग बन चुका है। देखो
कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो मैं और करके इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये कार्बीन का ये जो कार्बन था, ये कार्बन इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ गया। तो 5 मेंबर रिंग किसमें कन्वर्ट होगी? 6 मेंबर रिंग में, और कंपाउंड बनता है क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है एब्नॉर्मल रिमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन हम और यहां पर कर सकते हैं। सोचिए, NH ये दे रखा है, इसका नाम होता है पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से ही कराई जाए क्षार की उपस्थिति में, तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर पिरिडीन में, लेकिन एक Cl भी तो आएगा। अब Cl कहां पर आएगा? इसमें ये बताना है कि Cl यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा। तो इसको समझने के लिए यहां पर आइए, इसमें देखो, यहां पर इस कार्बन रिंग की हम नंबरिंग करें। इस कार्बन रिंग की नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो देखो, अगर H एक नंबर से निकला है तो ये वाला कार्बन कहां पर आया? ये नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। तो ठीक से देखो, ये जो कार्बन है ये 2 और 3 के बीच में अटैक कर रहा है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 ठीक से देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि डाइक्लोरोकार्बन का कार्बन 2 और 3 के बीच में आगे जुड़ रहा है। तो नंबर 1 किसको मानेंगे? नंबर 1 उस कार्बन को मानेंगे जहां से H अलग हो रहा है। तो इस वाले में H अलग कहां से होगा? NH पर जो H है ये अलग होगा। तो अब बताइए, ये डाइक्लोरोकार्बन इससे बनेगा, तो ये C कहां पर आएगा? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 2 और 3 के बीच में ये कार्बन हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 था, ये 3 था, इसके बीच में ये वाला कार्बन, इस पर Cl आएगा। आई बात समझ? तो याद रखिएगा, अगर ये दे रखा है तो इसका उत्पाद ये वाला बनेगा। ठीक है, और देखो इसके 1-2 एग्जांपल ये भी मैं ले सकता हूं। यहां पर ये 6 मेंबर ये दे रखा है और इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं CHCl3 एंड OH- और हीटिंग से। तो इसमें देखो, ये वाला रिंग तो 6 मेंबर ऑलरेडी है ही। इस 5 मेंबर रिंग का क्या होगा? H कहां से निकलेगा? इसमें H यहां से निकलेगा। ठीक है, ये OH- यहां से H निकालेगा। तो ये जो 5 मेंबर रिंग होगी अल्टीमेटली ये भी 6 मेंबर एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होगी, और आने वाला Cl ये 1 नंबर है, तो तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा उस पर Cl आएगा। याद रखो। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं एब्नॉर्मल रिमर-टिमान रिएक्शन। याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, तो ये कार्बीन की रिएक्शन थी, रिमर-टिमान रिएक्शन। अब एक चीज और है, जो रिमर-टिमान रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है? डाइक्लोरोकार्बन। ये तो क्लियर है ही। अब ये अभिक्रिया किस चैप्टर से बिलोंग करती है, किस चैप्टर की मानी जाएगी? तो तुम्हें याद है रिमर-टिमान रिएक्शन में हम क्या लेके चलते हैं? फिनॉल। और फिनॉल कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो रिमर-टिमान रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन मानी जाएगी, ये याद रखिएगा। जब हम फिनॉल पढ़ेंगे उसमें हम इस रिएक्शन को वापस से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें लेंगे जिसमें डाइक्लोरोकार्बन बनता है, उस रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहां पर नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका एक नाम और होता है आइसोसाइनेट परीक्षण। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या? देखो अभिक्रिया क्या है। ये जो यौगिक होता है RNH2, इसका नाम होता है 1 डिग्री एमीन। तो किसी भी 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म से कराएं, वही क्षार की उपस्थिति में, और टेम्परेचर दें, तो इसमें उत्पाद के रूप में बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट। NC कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? सभी को पता होगा, आइसोसाइनेट होता है। तो इसमें यौगिक बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, और ये एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, मतलब एक तीव्र स्मेल आती है इसके अंदर, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। साथ में बनता है KCl और साथ में बनता है H2O। चूंकि इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद में तीव्र गंध होती है, इसलिए यह अभिक्रिया परीक्षण के काम में प्रयुक्त होती है। किसका परीक्षण? भाई अभिक्रिया दे कौन रहा है?
1 डिग्री अमाइन दे रहा है, ये दे रहा है, तो ये 1 डिग्री अमाइन का परीक्षण होगा। याद रखिएगा, इसमें यहां पर नाम लिखा होता है आइसोसाइनेट टेस्ट। तो हमको क्या लगता है कि ये टेस्ट किसका है? आइसोसाइनेट का टेस्ट है। भाई आइसोसाइनेट तो ये वाला कंपाउंड है, इसका टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट है 1 डिग्री अमाइन का। 3 प्रकार की एल्कीन होती है, 3 प्रकार की एमीन होती है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। तो ये 1 डिग्री अमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, ये याद रखिएगा। कैसे बनेगी, मैकेनिज्म क्या होगा, तो जरा इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म की हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप तो वही करेंगे जो हम अभी तक लेते आए, क्लोरोफॉर्म बेस टेम्परेचर से बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन, ये तो पक्का बनेगा ही बनेगा। तो मैं याद रिमर-टिमान रिएक्शन में भी बनाया था, एबनॉर्मल रिमर-टिमान रिएक्शन में भी बनाया था, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन में भी डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। अब यहाँ पर ये अटैक करेगा किस पर? 1 डिग्री अमाइन पर। क्यों? ये नाभिक इस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, C है Cl, इसके पास लोन पेयर खाली कक्षक, बताइए क्या होगा? तो ये अपना लोन पेयर खाली कक्षक में देकर इससे बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा? RN से जुड़ा H, से जुड़ा H, यहाँ पर C से जुड़ा Cl। इसने इलेक्ट्रॉन देकर इसको बनाया, तो ये भी पहले न्यूट्रल था, ये भी पहले न्यूट्रल था। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे प्लस आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर माइनस आएगा। अब देखो, जैसे ही N पे प्लस आएगा, इससे जुड़ने वाले H की अम्लीयता बढ़ जाएगी। चूंकि माध्यम यहाँ पर क्षारीय है, तो क्षार क्या करेगा? इसका एक H प्लस निकाल देगा। ठीक है, H प्लस निकाला तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाएंगे? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस N के पास आ जाएंगे लोन पेयर के रूप में। तो ये बना RN, N से जुड़ा H, इसके पास आया लोन पेयर। ठीक है, यहां पर C से जुड़ा Cl, और इसके पास माइनस चार्ज तो है C। अब देखो, अब इसके पास लोन पेयर और पास वाले कार्बन के पास क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, Cl को भगा देगा। यहां से अलग कौन हुआ? Cl माइनस अलग हुआ। से क्या बना? RN डबल बॉन्ड C से जुड़ा एक Cl। इस पर तो लोन पेयर रहेगा, माइनस तो रहेगा, लेकिन अब चूंकि इसके लोन पेयर ने एक और बॉन्ड बनाया तो इस पे चार्ज प्लस आ जाएगा। आया प्लस, अब प्लस आया, फिर वही बात, माध्यम कैसा? बेसिक, बेस क्या करेगा? इसका ये जो H प्लस होगा उसको फिर निकाल देगा, फिर वाटर के रूप में ये H प्लस अलग हो जाएगा। से क्या बनेगा? से बनेगा RN, ये H प्लस अलग होगा तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। डबल बॉन्ड CCl, इस पर माइनस, फिर देखो, फिर इसके पास लोन पेयर आया और पास वाले कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है, तो फिर क्या करेगा? ये लोन पेयर पाई में चेंज होकर यहां से इस Cl को फिर से भगा देगा। तो यहां से ये Cl अलग हुआ, से क्या बना? RN ट्रिपल बॉन्ड C पर लोन पेयर माइनस N पे चार्ज प्लस, तो ये बना RN ट्रिपल बॉन्ड C। और प्लस माइनस को अगर मैं हटा दूं तो मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये यौगिक बनेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं यहां पर ले सकता हूं। ये मैंने लिखा C2H5NH2, 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएं क्षार की उपस्थिति में। तो ट्रिक क्या है? सिंपल सा ट्रिक है, NH2 को हटाकर आइसोसाइनेट ग्रुप लगा दो, C2H5NC, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये अभिक्रिया, याद रखिएगा, एलिफेटिक अमीन तो देते ही है, साथ में एरोमेटिक अमीन भी यही अभिक्रिया देते हैं। अगर एनिलीन की अभिक्रिया भी इससे कराई जाए तो क्या बनेगा? NH2 को हटा दो, क्या बन जाएगा? NC, फेनिल आइसोसाइनेट, ये यौगिक बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हुई अभिक्रिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या दे रखा? कंपेयर द रेट ऑफ कार्बिल अमीन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म। तो रेट कंपेयर करने के लिए पहले हमको ये देखना है कि इस अभिक्रिया का RDS क्या है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो याद रखिएगा 1 डिग्री अमाइन जब CCl2 पर अटैक करता है यही इसका RDH होता है। तो सोचो क्लोरोफॉर्म की जगह फ्लोरोफॉर्म लिया जाता तो फिर यहाँ पर CCl2 की जगह कौन होता, CF2। अब जरा मुझे बताइए इससे बनने वाला इंटरमीडिएट कौन होगा, डाइफ्लोरोकार्बिन, और इससे मिलने वाला इंटरमीडिएट कौन होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। RDS में ये भी होता तो ये भी होता, तो क्रिया उसकी तेजी से होगी जो अस्थायी होगा। और मैं तुमको कह चुका हूं डाइक्लोरोकार्बिन के रेस्पेक्ट में डाइफ्लोरोकार्बिन अधिक स्थायी होता है तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी, तो क्रियाशीलता ज्यादा किसकी होगी, क्लोरोफॉर्म की, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मेथिलअमीन एथिलअमीन किसका RDS ज्यादा होगा, तो यहां पर देखो ये जो RDS है उसमें 1 डिग्री अमीन भाग ले रहा है, तो 1 डिग्री अमीन का नेचर कैसा है, नाभिक स्नेही, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसका रेट भी फास्ट होगा। और मेथिल अमीन के रिस्पेक्ट में एथिल अमीन का की नाभिक स्नेहिकता ज्यादा होती है, क्यों, एथिल अमीन में एथिल का इफेक्ट क्या होगा, +I इफेक्ट होगा, +I के कारण इलेक्ट्रॉन ये देगा तो N की नाभिक स्नेहिकता को ये बढ़ा देगा। तो इन दोनों में इसका मेथिल अमीन और एनिलीन में इसकी ज्यादा, क्यों, और ये तो याद रखना ये तो टेस्ट ये तो अभिक्रिया देता ही नहीं है, ये एसिड अमाइड है, ये तो अभिक्रिया देता ही नहीं है, क्यों, इसका लोन पेयर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में। चलो ठीक है, पहले इन दोनों की बात करें। इसका लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, इसका लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है तो उसकी नाभिक स्नेहिकता इससे तो कम होगी, तो इन दोनों में ज्यादा अधिक नाभिक स्नेही ये है तो इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों में मैंने बोला ये तो अभिक्रिया शो ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में होता है, तो इसकी नाभिक स्नेहिकता बहुत ही ज्यादा घट जाती है, इसलिए ये अभिक्रिया देता ही नहीं। याद रखिएगा अमाइड ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये NH2 है नॉट NO2, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें देखना जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी अभिक्रिया फास्ट होगी, तो यहां पर नाभिक स्नेहिकता इन समूहों पर डिपेंड करेगी। OMe का इफेक्ट +M, Me का इफेक्ट +H, NO2 का इफेक्ट -M, तो बताइए नाभिक स्नेहिकता कौन बढ़ाएगा, प्लस वाले बढ़ाएंगे, तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट इसका होगा, उससे कम इसका, सबसे कम -M का, तो इनका नाभिक स्नेहिकता का ये क्रम होगा और यही अभिक्रिया की दर भी होगी। और एक चीज और कह चुका हूं इसमें, मैं तुमको फिर से कह रहा हूं कि इस अभिक्रिया का यूज क्या है 1 डिग्री अमाइन का परीक्षण में। सोचो अगर 2 डिग्री अमाइन लेते तो क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है, RNH, R एक H कम हो जाता, तो H कम होता तो सोचो पहली स्टेप में यहां से H+ अलग हुआ, फिर दूसरी स्टेप में यहां से H+ अलग हुआ। 2 डिग्री अमीन में तो H एक ही होता, तो एक बार तो H निकल जाता पर दूसरी बार H नहीं निकल पाता, तो 2 डिग्री अमीन आइसोसाइनेट नहीं बना सकता है, याद रखिएगा। तो आपसे कहा जाए कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती क्या है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती क्या है। जब 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से करते हैं तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है जिसका नाम होता है अल्किल आइसोसाइनेट, और यह अभिक्रिया 1 डिग्री अमाइनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, इसको याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए फिर, तो ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। अब कुछ और रिएक्शंस अभी और बाकी हैं जिसकी भी हम इसके आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों, कार्बिल अमाइन रिएक्शन के बाद अब शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कार्बीन का, जिसका नाम है वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो अब देखिए ये जो है ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसके अंदर ये वाला स्टेप आएगा, इसको हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को अलग से समझा रहा हूं, तो कोशिश करिए कि उसको समझने की। यहां पर तुम्हें याद है कि ये जो कार्बन है जिस पर डबल डॉट होता है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था तुम्हें कार्बीन क्या होता है, जरा बताइए, बताया था मैंने कार्बीन, तुमसे मैंने कहा था कार्बीन का मतलब ऐसा कार्बन जिसके 2 वैलेंसी हो, डाइवैलेंट हो। 2 वैलेंसी का मतलब दोनों H हो जाए या दोनों क्लोरीन हो जाए, ये भी तो हो सकता था। इसको मैं यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोलो,
ये कार्बीन ऐसे लिखा, ठीक है, या फिर यहां पर 2Cl आ जाए तो इसको हमने क्या बोला था, डाइक्लोरोकार्बीन। तो कहने का मतलब कार्बीन में कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल कार्बन होता है, 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी किसी से भी जुड़ सकती है। तो ऐसे कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है और एक खाली कक्षक भी होता है, ऐसा हमने पढ़ा था कार्बीन में, ठीक है। और कक्षक पूरा खाली हो तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये वाला जो केस है, इसमें ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन डाइवैलेंट है, एक लोन पेयर भी है और इसके पास एक खाली कक्षक भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक कार्बीन है, ठीक है। अब इस कार्बीन में और इस कार्बीन में एक फर्क है, इसमें यहां पर इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे कौन है, कीटो ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो कार्बीन। ये कौन सा कार्बीन है, अल्फा कीटो कार्बीन है। तो अब समझने की बात क्या है, अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में इस प्रकार का कोई कार्बीन बनता है, कौन सा कार्बीन बनता है, अल्फा कीटो कार्बीन बनता है, तो ये कार्बीन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा मीन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा एक स्टेबल कंपाउंड में बदल जाता है। कैसे स्टेबल में कन्वर्ट होगा, इसको देखिए, यहां पर इस C के पास, इस वाले C के पास कितनी वैलेंसी है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, मतलब इस कार्बन का अष्टक पूरा है। ये R यहां पर क्या है, एल्किल समूह है, डेफिनेटली इसमें भी जो भी कार्बन होगा उसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास में यहां पर 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है। लेकिन हमको पता है कि कार्बीन का जो कार्बन होता है उस कार्बीन का अष्टक अपूर्ण होता है, और कार्बीन वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो 6 का मतलब इसका तो अष्टक अपूर्ण होगा। तो ये कोशिश क्या करेगा, स्टेबल फॉर्म में आने की। स्टेबल फॉर्म का मतलब कैसे भी करके अष्टक पूरा हो जाए। अब अष्टक पूरा होने के लिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बीन में। तो अब अष्टक पूरा करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला तो यहां पर कुछ है ही नहीं। तो ये वाला जो अल्फा कीटो कार्बीन होता है, ये पुनर्विन्यास के द्वारा एक स्टेबल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होगा इसको समझो। होता क्या है, ये जो इस कार्बन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा तो अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, कितनी संयोजकता होगी, 5, 1 2 3 4 और एक 5वां जो बना, तो इसका तो 5 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन यहां से इस R माइनस को अलग कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो R पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। अब चूंकि इसके पास माइनस है, माइनस आने से इसके पास लोन पेयर हुआ, तो ये लोन पेयर किससे बॉन्ड बना लेगा, इस खाली कक्षक से बॉन्ड बना लेगा। तो मैं अब यहां पर इसको प्रॉपर वे में ऐसे शो कर रहा हूं, होगा क्या, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर इस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और इस कार्बन से ये R माइनस यहां से निकलकर यहां पर इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो देखो हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O जैसा था वैसा है, C सिंगल बॉन्ड C की जगह यहां पर हुआ क्या, CH हुआ, और ये R माइनस निकलकर किससे जुड़ा, इस वाले कार्बन से जुड़ा, ये बना। तो जब ये पुनर्विन्यास होता है तो ये इस संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और इस संरचना को या तो ऐसे लिखो या फिर RCH डबल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे पलट कर भी लिख सकता हूं। अब जरा देखो, यहां पर इस कार्बन का अष्टक पूरा है, इस कार्बन का अष्टक पूरा है, इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, इसका भी अष्टक पूरा है, और एल्किल समूह में जो भी कार्बन ग्रुप होंगे उनका तो अष्टक पूरा होगा ही सी। तो कहने का मतलब यहां पर कुछ किसी का विलोपन नहीं हुआ,
किसी का कोई एडिशन नहीं हुआ, जो है वो यही है, बस ये रीअरेंज हुआ। रीअरेंज होने से यहाँ पर सबका अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा कैसे हुआ? देखो, पहले ये लोन पेयर सिर्फ कार्बन के पास था, तो ये लोन पेयर सिर्फ इस कार्बन के लिए गिना जा रहा था। अब जैसे ही लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने से क्या हुआ? ये लोन पेयर अब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होने से दोनों के लिए गिना गया, इसलिए ये R माइनस यहां से यहां पर आया। तो याद रखना, जिस किसी भी अभिक्रिया में ये वाला अगर कार्बीन बनता है अल्फा कीटो कार्बीन, तो उसके बाद ये वाला तो बनेगा ही बनेगा, बाकी का स्टेप इसके आगे चलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका मैं तुम्हें ट्रिक भी दे रहा हूं, ये रहा ट्रिक। क्या ट्रिक है बताओ? ट्रिक ये है कि ये जो R है, इस R को एज इट इज रखा, सिर्फ बिल्कुल ऐसा रखा। जो ये C डबल बॉन्ड CH है, इसको थोड़ा पलटा के लिख लो। ये वाला CH को इस R से जोड़ दो, ये CH इस R से जोड़ा, देन यहां पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बस ये ग्रुप फिक्स है, याद रखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और याद रखिएगा, जिस किसी अभिक्रिया में ये कार्बीन बनेगा, तो बनेगा कैसे? तुम्हें याद होगा कार्बीन का जनरेशन हमने कैसे करा था, तुम्हें याद होगा? मैंने बोला था कार्बीन का जनरेशन होता कब है? जब कोई कार्ब एनाइन हो, मतलब ऐसा कार्बन हो जिसपे चार्ज नेगेटिव हो, उस नेगेटिव चार्ज कार्बन से लिविंग ग्रुप अलग हो जाए। कैसे अलग हो जाए? विद इलेक्ट्रॉन लीव कर जाए। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये लोन पेयर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो अब नेगेटिव ना होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कार्बन बनाया था हमने। एक बार फिर से, कार्बन का जनरेशन किससे होता है? जब किसी कार्बन पे चार्ज नेगेटिव हो और नेगेटिव से कोई लिविंग ग्रुप। देखो देखो, फिर से कह रहा हूं, अगर कोई न्यूट्रल कार्बन है, कोई न्यूट्रल कार्बन है, उदासीन कार्बन है, उस कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, तो बनता है कार्बोकैटायन। ये लिविंग ग्रुप अलग हुआ। तो जब किसी उदासीन कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप अलग होता है तो बनता है कार्बोकैटायन। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन से लिविंग ग्रुप अलग हो तो बनता है कार्बीन। ठीक। अब देखो, जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, तुम्हें एक्चुअल में क्या मिलेगा? तुम्हें एक्चुअल में रिएक्शन इस प्रकार का मिलेगा। CH पे चार्ज नेगेटिव होगा और इससे जुड़ा होगा लिविंग ग्रुप। मान लीजिए लिविंग ग्रुप यहां पर है इस प्रकार का, ये मैंने लिविंग ग्रुप ले लिया N2+। मान लीजिए N2 भी एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है ना। अब होगा क्या? N2 एक लिविंग ग्रुप है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कार्बन के पास एक लोन पेयर है। तो होगा क्या? यहां से ये N2 लीव होना चाहेगा, अलग होना चाहेगा। तो जैसे जैसे ये अलग होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग होगा, वैसे वैसे इसके पास एक कक्षक खाली होता चला जाएगा। और जैसे जैसे कक्षक खाली होगा, मतलब इसका अष्टक अपूर्ण होगा, और अपूर्ण होगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो जैसे जैसे ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसी वक्त ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर R- को अपने पास बुला लेगा। तो जो हमने यहां पर ये किया था वो यहां पर ही होगा, बस फर्क ये है कि लिविंग ग्रुप का अलग होना। जब लिविंग ग्रुप अलग होगा उसी वक्त ये रीअरेंज भी होगा, और रीअरेंज होने के बाद फाइनली RCH डबल बॉन्ड O बनाएगा और यहां से अल्टीमेटली N2 लीव करेगा। बस ये याद रखो। ठीक है। तो इसी को, ये जो पुनर्विन्यास होता है, इसी को बोला जाता है वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा इसको। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए जैसे ये R है, इस R में कोई एक किरेल कार्बन है CHD, और इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एंड यहां पर CH, और ये रहा डॉट पर चार्ज नेगेटिव, और यहां पर N2+। अब यहां पर एक चीज और समझना है। अब हम थोड़ी बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक है। क्या मतलब है? ये बिल्कुल इसी प्रकार का कार्बन मैंने यहां पर लिखा, बस इस R को मैंने ये समूह दे दिया, ऐसा समूह जिसमें किरेल कार्बन है। तो डेफिनेटली अगर किरेल कार्बन है तो इस किरेल कार्बन का कुछ न कुछ तो विन्यास होगा, या तो R विन्यास होगा या S विन्यास होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ भी विन्यास है, तो याद रखना अगर किरेल कार्बन है और उसका वो विन्यास है, तो वोल्फ रीअरेंजमेंट अभिक्रिया में विन्यास अपरिवर्तित रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तो यहां पर इस केस में होगा क्या, देखो क्या बनाया था हमने, ये R पूरा का पूरा घूमकर इधर गया, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये N2 यहां से निकलेगा, N2 निकलेगा तो लोन पेयर किसमें चेंज होगा, पाई बॉन्ड में चेंज होगा, पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर इसको यहां से यहां पर शिफ्ट करेगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप उठकर यहां पर 180 डिग्री एंगल पर घूमकर यहां पर आएगा, और 180 डिग्री एंगल पर घूमने से विन्यास अपरिवर्तित रहता है, ये याद रखना है। कैसे, पूरा का पूरा 180 पर घुमा तो CH3 यहां पर आया, D ऊपर चला जाएगा, H यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे कि इस कार्बन का जो भी विन्यास था वही विन्यास इसका भी होगा। तो याद रखिएगा, जिस किसी अभिक्रिया में इस प्रकार की स्पीशीज बनती है तो ये स्पीशीज में से लिविंग ग्रुप लीव होगा और ये बनेगा, इसको बोलते हैं यहां पर साइनेट, अल्काइल साइनेट, सी डबल बॉन्ड CO को बोलते हैं। अब समझना पूरी बात, इसमें इस R का, ये जो R है, इस कार्बन का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, एक तो ये बात हुई। एक इसके बाद, अच्छा एक सेकेंड और, जैसे मैंने इसको ऐसे घुमा के लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, समझना, इस पूरे को ऐसे पलट दो, मॉलिक्यूल को पूरे पलटने से मॉलिक्यूल का विन्यास चेंज नहीं होता है। इसको हमने ऐसे लिखा CH3H एंड यहां पर लिखा D, बस इस वाले समूह को पलटा कर लिख दो। कैसे लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है, याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए, तो पहली बात, वोल्फ रीअरेंजमेंट हुआ क्या, जब किसी भी क्रिया में इस प्रकार का कार्बन बनता है तो वो पुनर्विन्यास होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। हकीकत में क्या होगा, हकीकत में तुम्हें ये स्पीशीज मिलेगी, एक कार्बन ऐसा होगा जिसपे चार्ज नेगेटिव होगा और नेगेटिव से कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा। जब वो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा तो लीव करते वक्त ही उसी दौरान रीअरेंजमेंट भी होगा, और इसी को हम बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट, और बनता है RCH डबल बॉन्ड C। ये वाला पार्ट बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, और एक और मैंने बोला था कि अगर इस R में, इस अल्किल समूह में कोई किरेल कार्बन है तो किरेल कार्बन का विन्यास अपरिवर्तित रहता है। वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कार्बन का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब सोचना कि अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ये बना, अब समझना, आगे का स्टेप बता रहा हूं, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बना है, तो जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में इस पर हम अटैक कराएंगे वाटर का, इस पर अटैक कराते हैं वाटर का, और देखो जब वाटर का अटैक कराते हैं तो इसमें यौगिक बनता है RCH2C डबल बॉन्ड OH। इसी प्रकार से अगर वाटर की जगह अमोनिया ले लिया जाए, NH3 से अभिक्रिया कराएं, तब हमें यौगिक मिलता है RCH2CO सिंगल बॉन्ड NH2। मतलब वाटर से कराएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया से कराएंगे तो मिलेगा अमाइड। इसी प्रकार से अगर वाटर की जगह मैं ETOH ले लूं, इथाइल अल्कोहल ले लूं, तो H में और जहां पर भी H आ रहा है उसकी जगह ET लगा देंगे, क्या बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड O। बस H को हटाकर ET मतलब एथिल लगा दो तो ये हो जाएगा एस्टर। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर अमोनिया की जगह में C2H5NH2 ले लूं तो जरा सोच के बताइए क्या यौगिक बनेगा, इनमें से किस यौगिक से मिलता जुलता बनेगा, इससे मिलता जुलता क्या बनेगा, ये मिलेगा RCH2C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा C2H5, 2 डिग्री अमाइड मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, समझो, वाटर से रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अमोनिया से कराएंगे अमाइड मिलेगा। ठीक है, वाटर में से H हटाकर ET लगा दो तो क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से करेंगे तो एस्टर मिलता है, और एथिल अमीन से कराएंगे तो 2 डिग्री अमाइड बनता है। कैसे, चलो ठीक है, अब मैकेनिज्म की भी बात कर सकते हैं, और इनमें से अगर हम एक रिएक्शन का मैकेनिज्म ले लें तो बाकी का तो अपने आप समझ में
आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पर अटैक कराया वाटर का। तो बताइए ये वाटर कहाँ अटैक करेगा? तो डेफिनेटली यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। तो ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ। तो ये जो लोन पेयर है नाभिक स्नेही की भांति इस पर अटैक करेगा। ठीक है, इस पर अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा? तो देखो ये वाला बॉन्ड तो अध्रुवीय बंध है, देखिए ये वाला बॉन्ड ध्रुवीय है। ध्रुवीय क्यों है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड है, तो जो ध्रुवीय बंध होता है वो आसानी से टूट जाता है। तो ये पाई बॉन्ड टूट कर O के पास चला जाएगा। ठीक है, बताइए क्या बनेगा? इसमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और इस C से कौन जुड़ेगा? C से जुड़ेगा OH2 प्लस। पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके इस पे ऐसे बना देगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप देखें ठीक से तो ये O पे प्लस है और इस O पर माइनस है, तो ये O माइनस क्या करेगा? इसी का H खुद ले लेगा। तो यहां मिलेगा RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ये इस प्रकार का यौगिक बनता है और इसका नाम होगा डबल बॉन्ड है ENE डाइऑल। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या बोला? ईन, और कार्बन से दो OH जुड़े हैं, दो अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो लिखा जाएगा ईन डाइऑल। अब यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा टॉटामेरिज, चलावेता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलावेता। चलावेता में बेसिकली आप देख रहे हैं C पर डबल बॉन्ड है और C पर दो OH है, तो एक दोनों OH में से एक OH चलावेता प्रदर्शित करके इस इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या बन जाएगा? RCH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मतलब क्या होगा? ये H इसके पास आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें यौगिक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सोचो वाटर की जगह अगर हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लें तो वाटर में एक H को हटाकर क्या लगा दिया? ET। तो वो H कौन सा था? सोचो, एक H होता एक ET होता तो क्या होता? यहां से फिर इस केस में हमें क्या मिलता? एक OH और एक ET। तो फिर उसमें चलायता कौन शो करता? OH वाला शो करता। तो OH वाला चलायता प्रदर्शित करके कीटो बनाता, तो हमें इस H की जगह क्या मिलता? ET लगा हुआ मिलता, मतलब एस्टर प्राप्त होता। तो कहने का मतलब ये है कि जब भाई अब ज्यादा डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो ये दे रखा है, वाटर दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल दे रखा है, एस्टर बना दो, अमोनिया दे रखा है, अमाइड बना दो, एमीन दे रखा है तो 2 डिग्री अमाइड बना दो, बस। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी इसमें वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन की और फिर हमने कुछ इसकी बात करी है। अब इन पर आधारित जो एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए, तो जो अभी हमने पढ़ा था वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अब उसी पर आधारित जो अभिक्रिया है इसका नाम है अर्नस्टेड अभिक्रिया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अभिक्रिया का नाम होता है ARNDT, अर्नस्टेड अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है? देखिए, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। मल्टीपल स्टेप का मतलब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया सबसे पहले SOCl2 से कराए तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद की अभिक्रिया फिर CH2N2 से कराए, फिर जो उत्पाद बनता है फिर उसकी अभिक्रिया Ag2O की प्रेजेंस में अगर हम हीट करें और बाद में लास्ट में वाटर से अभिक्रिया करें, तो ये सब करने के बाद हमें मुख्य उत्पाद के रूप में इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होता है। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वो क्या? कि इसमें एक कार्बन ज्यादा बना हुआ मिलता है, मतलब ये जो कार्बन है ये हमें इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, और ये कार्बन कहां पर आता है? इस R के और C डबल बॉन्ड O के बीच में ये कार्बन जुड़ता है। बस यही अभिक्रिया है और इसी को बोला जाता है अर्नस्टेड अभिक्रिया। कैसे हुई अभिक्रिया देखो, समझिएगा। इसमें मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? हमें दे रखा है RCOOH,
की अभिक्रिया अगर SOCl2 से कराएं तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है डाल्टन अभिक्रिया, याद है? ठीक है, डाल्टन रिएक्शन। तो डाल्टन रिएक्शन में क्या बनता है याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इस केस में यौगिक बनता है RCOCl, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है एसिड क्लोराइड प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाती है प्लस HCl गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो बनता है RCOCl। फिर स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, ये जो RCOCl होता है इस पर रिएक्शन करवाते हैं CH2N2 से। और तुम्हें याद होना चाहिए CH2N2 का मैंने एक नाम बोला था, इसको बोलते हैं डाइजोमिथेन। और CH2N2 को मैं इस पर माइनस और इस पर प्लस लिख सकता हूं, लिखा? ठीक है, क्या होगा, चूंकि ये नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही क्या करेगा, ये नाभिक स्नेही C पर अटैक करेगा। तो C पे अटैक करेगा तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटा तो O पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव वापस पलटकर डबल में चेंज होगा और कुल मिलाकर यहां से इस Cl को, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, इस Cl को यहां से प्रतिस्थापित कर देगा। तो बना कौन, बनेगा RCO से जुड़ेगा कौन, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2। बोलो ये बना। ठीक है, अब देखो ये बना, चूंकि यहां से निकला कौन, Cl माइनस निकला। तो चूंकि Cl माइनस निकल रहा है और इस N2 पे तो चार्ज प्लस है ही सी, तो होगा क्या, ये जो Cl माइनस होगा, ये Cl माइनस साथ में निकलते निकलते इसका H भी लेकर अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला H अम्लीय हाइड्रोजन है। क्यों है अम्लीय, सोचो अगर यहां से H प्लस निकल जाता है तो C पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। उस माइनस पर N2 का स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट लगेगा और CO का भी माइनस M इफेक्ट लगता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बनेगा RCO CH नेगेटिव एंड N2 प्लस, ये बनता है। और अल्टीमेटली Cl माइनस ने क्या करा, H को लिया तो ये किस रूप में अलग हुआ, HCl के रूप में अलग हो जाता है। और ये बनने के बाद तो पूरा स्टेप अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा। थर्ड स्टेप नंबर 3 में अब क्या करेंगे बताइए। ये जो हमने लिखा है R C डबल बॉन्ड O CH माइनस सिंगल बॉन्ड N2 प्लस लिखा, C पर माइनस है मतलब लोन पेयर है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब आ जाएगा यहाँ पर वॉल्व रीअरेंजमेंट, बता चुका हूं, डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो यहां से N2 लीव करेगा, लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये R यहाँ पे आ जाएगा, से हमें मिलेगा R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और लीव कौन करा। अच्छा, इसको हम हीट करते हैं Ag2O की प्रेजेंस में हीट करते हैं, क्योंकि Ag2O के प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा इजी हो जाता है। Ag2O का बस इतना सा ही रोल है और कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 की बात करें, फोर्थ में क्या होगा, अब देखो ये लिखा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया अब किससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं। तो अगर वाटर से कराएंगे तो बताइए, अभी लिखा था हमने, तो इस केस में फाइनली कंपाउंड क्या बनता है, RCH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये प्राप्त हो जाता है। यही खास बात है। और तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, अगर सपोज H2O की जगह और करके हमें ETOH लिखा होता तो बताइए इसकी अभिक्रिया अगर हम ETOH से करते तो बताइए क्या प्राप्त होता, बता रखा है मैंने। तो बस क्या करना है, इस H को हटाकर RCH2C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लगा दें, ET लगा दें, तो एस्टर प्राप्त हो जाता है। मतलब अनएस्टर्ड अभिक्रिया से हम कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्राप्त कर ही सकते हैं, एस्टर भी प्राप्त कर सकते हैं, अमाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। अमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, H2O की जगह अमोनिया ले लो तो अमाइड भी प्राप्त हो जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए। अब देखो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूं। ये लिखा CH3C डबल OH की अभिक्रिया सबसे पहले SOCl2 से कराए, सेकेंड नंबर पर CH2N2 से कराए, थर्ड नंबर पर Ag2O की प्रेजेंस में इसको हीट करें और लास्ट में रिएक्शन वाटर से करें। तो अल्टीमेटली बनता क्या है,
CH3 CH2 एंड COOH, मतलब 2 कार्बन के एसिड से 3 कार्बन का एसिड प्राप्त होगा। 3 कार्बन का दे रखा हो तो 4 कार्बन का प्राप्त होगा। और एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बन सकता है, वो क्या, मान लो ये CH2N2 दे रखा है, अगर इस C पर हम 14 लगा दें, 14 का मतलब आइसोटोप, तो बताइए अगर ये CH2 14 है तो इसमें कौन सा कार्बन 14 वाला होगा, ये वाला कि ये वाला। तो याद रखो ये बीच वाला जो कार्बन होता है ये C14 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखेंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी में, मान लीजिए ये तुम्हें एक रिंग दे रखी है, 6 मेंबर रिंग, यहां पर तुम्हें लिखा हुआ है COOH और यहां पर दे रखा है CH3 बिलो में दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है अबव में, CH दे रखा है बिलो में। सोचिए इन सभी की अभिक्रिया यहां पर कराई जाए सेम, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कराओ यहां पर। अब देखो यहां पर COOH का विन्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, COOH अबव दी प्लेन है। मैंने क्या बोला था, इस अभिक्रिया में ये स्टेप आता है, कौन सा स्टेप, वोल्फ रीअरेंजमेंट। और ये भी कहा था कि अगर वोल्फ रीअरेंजमेंट है तो विन्यास अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब जो भी उत्पाद बनेगा वो कैसे होगा, ये CH3 तो यहाँ पर बिलो है, ये तो बिलो ही रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया यहां तो नहीं होगी, अभिक्रिया कहां पर होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पर होगी, इस कार्बोक्सिलिक पर होती है बस। तो क्या करेंगे, जो CH2 बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में CH2 बढ़कर ये बन जाएगा COOH, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये हुआ कंप्लीट यहां पर अनस्टर्ड अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन हम बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है CH2N2 की अभिक्रिया, मतलब डाइजोमीथेन की अभिक्रिया। इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें CH2N2 लेते तो हैं बट इसमें कार्बिन नहीं बनता। कार्बिन कब बनता है CH2N2 से, जब टेम्परेचर हाई हो, लेकिन अगर लो टेम्परेचर है तो फिर उसमें कार्बिन नहीं बनता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इसके आगे की रिएक्शंस। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ CH2N2। CH2N2 का नाम क्या होता है, डाइजोमेथेन। रिएक्शन ऑफ CH2N2 विद द कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब क्या हुआ, CH2N2 की अभिक्रिया ऐसे यौगिकों के साथ जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको पता है इसका ये क्या है, विद RCOOH। RCOOH होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके तो नाम में ही एसिड आ रहा है, मतलब ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये एसिड है तो कौन सा H ये देगा, ये वाला H, ये वाला H ये दे सकता है, यही H इसका एसिडिक H होगा। तो देखो होता क्या है, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम CH2N2 से करें तो देखेंगे आप इस केस में बनने वाला यौगिक होता है RCOOCH3 प्लस यहां से N2 लीव कर जाता है। कैसे लीव करेगा बताओ, देखो कहने का मतलब ये जो CH2 था, ये CH2 कहां पर आ गया, O के और H के बीच में आ गया। O और H के बीच में कौन आया, CH2 आया। तो CH2 और H मिलकर क्या बनाया, CH3। तो ये बनता है एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एस्टर बनाने की विधि है। कैसे हुआ, मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। देखिएगा यहां पर ये हमने लिखा मैकेनिज्म, CH2N2 को तुम्हें याद होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो होगा क्या, देखो यहां पर ये लिखा RCOOH प्लस CH2N2 को कैसे लिखा, CH2 माइनस N2 प्लस। अब तुम्हें याद होगा एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था, एक तो बोलते हैं नाभिक स्नेही और एक बोलते हैं क्षार बेस। तो यहां पर इस वाले यौगिक में ये H कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन है, तो ये CH2 माइनस कैसे बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार हुआ इसका, क्षार की भांति होगा। तो ये CH2 माइनस क्या करेगा, इससे H प्लस ले लेगा, तुरंत H प्लस ले लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस में,
और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3N2 प्लस में। ठीक है, ये बना। अब देखो ऐसा होने से क्या हुआ, अब CH3 कार्बन न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल से यहां पर कौन अलग हो रहा है, N2 अलग हो रहा है, क्योंकि ये तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो ये अलग होगा। तो इसके अलग होने से इस C पे चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। मतलब ये कार्बन अब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की भांति कार्य करेगा। और ये क्या है, ये नाभिक स्नेही है। तो बस अब ये नाभिक स्नेही इस पर अटैक करके और N2 को यहां से परमानेंट रिलीज कर देगा। तो कुल मिलाकर बना क्या, RCO, O से जुड़ा कौन, CH3 प्लस अलग कौन हो गया, N2 अलग हो गया। ये यौगिक बनेगा एस्टर। तो कुल मिलाकर रिएक्शन का ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जो CH2N2 है, N2 को तो निकाल दो, इसका कोई रोल नहीं है। जो CH2 है वो CH2 को अम्लीय हाइड्रोजन के इधर बीच में जोड़ दो। एक और मैं एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं, सेकंड नंबर का। ये लिखा हमने विद फिनॉल। अब जरा देखो फिनॉल की रिएक्शन क्या, यौगिक क्या होता है फिनॉल। ये लिखा OH की अभिक्रिया CH2N2 से करें, तो बताइए क्या बनेगा। तो यहां पर भी तो फिनॉल एसिडिक, इसमें भी ये वाला H कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है, बस बात खत्म। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो CH2 होगा वो और H के बीच में आ जाएगा। तो यहां पे बनेगा O से जुड़ा कौन, CH2, और इधर कौन है, H। तो CH2 और H मिलकर क्या बन गया, CH3 बना। तो ये यौगिक का नाम होता है एनिसोल। याद रखिएगा, बेंजीन पर OCH3 जुड़ा है तो क्या बोलते हैं, एनिसोल। IUPAC नेम क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन, और साथ में अलग कौन हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो एस्टर, फिनोल से करा तो एनिसोल, मतलब ईथर बन जाएगा। इस ईथर का नाम क्या होगा, एनिसोल। इसी प्रकार से नंबर 3 रिएक्शन की हम बात करें, हमने लिखा यहां पर विद अल्कोहल। अब देखो ये हमने यौगिक लिखा ROH की अभिक्रिया अगर CH2N2 से करें तो हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसे यौगिक की बात कर रहे हैं विद द कंपाउंड हैविंग का मतलब क्या हुआ, होना, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ऐसे यौगिक से अभिक्रिया करें जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हो। और हमको पता है कि अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है, इसलिए इसकी अभिक्रिया इससे नहीं होती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर अल्कोहल की अभिक्रिया CH2N2 से करें लेकिन AlCl3 की उपस्थिति में, तो फिर अभिक्रिया हो जाती है और यौगिक क्या बनता है, ROCH2H। मतलब अब AlCl3 की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करते हैं तो O और H के बीच में कौन आ जाता है, CH2 आ जाता है। अब ये कैसे हुआ, अगर AlCl3 नहीं लेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, ये ले लेते हैं तो अभिक्रिया हो जाती है। क्यों हो जाती है, समझो इसको। इसका हम यहां पर मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो देखो होता क्या है, अल्कोहल है, यहां पर AlCl3, हमें पता है एल्यूमिनियम के पास एक खाली कक्षक होता है, मतलब ये एक लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। और अल्कोहल क्या है, लोन पेयर है, ये लुईस बेस की भांति कार्य करेगा। तो होता क्या है, ये लोन पेयर उसको देकर पहले एल्यूमिनियम से बॉन्ड बना लेता है। तो क्या हो जाएगा, RO से जुड़ा H, O पे चार्ज आया प्लस, देन जुड़ा AlCl3 माइनस, ये बनेगा। अब देखो इसमें यहां पर जैसे ही O पर प्लस आया तो O से कौन जुड़ा हुआ है, H, और जिस किसी ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस होता है उससे जुड़ने वाला H तो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि O पे प्लस आया है तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब आसानी से H+ रिलीज करे। तो O+ से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। अब क्या होगा, अब जो हम अभिक्रिया करवा रहे थे CH2- N2+ से, अब ये क्या करेगा, CH2-, इसका ये H+ खींच लेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ROAlCl3-। चूंकि यहां से H+ अलग हो गया है तो O तो वापस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये कन्वर्ट किस में होगा, CH3N2+ में हुआ।
अब इसके बाद का स्टेप समझो। अब ये O क्या करेगा, ये यहां पर ये जो एल्यूमिनियम है इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़कर इस पे शिफ्ट करना चाहेगा, ये अटैक करेगा इस पर और यहां से अलग कौन हो जाएगा, N2 अलग होगा। कुल मिलाकर हुआ क्या, RO से जुड़ा CH3 प्लस AlCl3 आया था, अलग भी हो गया और साथ में अलग कौन हो गया, N2 भी अलग हो गया। तो ठीक से देखो, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, CH2 और H मिलकर क्या बनाया, CH3 बनाया। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो प्राप्त होता है एस्टर, फेनॉल से अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है ईथर, इस ईथर का नाम एनिसोल। और मैंने बोला अल्कोहल से अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो अभिक्रिया होगी और ईथर बनेगा। कैसे, ये जो CH2 है ये O और H के बीच में आकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ईथर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बीन हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। इसमें अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी और ये सभी अभिक्रियाएं एक ही चैप्टर की थी, ऐसा नहीं था, अलग अलग चैप्टर की थी। जैसे मैं कहूं कि ये वाली अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हमने लिखा CH2N2 से अभिक्रिया करा रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करती है, ये फिनॉल से है, तो ये अल्कोहल से, अलग अलग चैप्टर से है। तो जब कभी भी आप ये अलग अलग चैप्टर पढ़ें तो इन रिएक्शंस को वहां पर अलग अलग सेपरेट करके लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे कि इस चैप्टर में ये वाली अभिक्रिया भी शामिल थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।